Hello everyone. Today we are going to start another very important chapter, that is body fluid and circulation. और इस चैप्टर में हमें ब्लड पढ़ना है, लिम्फ पढ़ना है, प्लाज्मा पढ़ना है, कार्पसल्स पढ़ने हैं, हार्ट के बारे में पढ़ना है। यानी कुल मिला के पूरी बॉडी में जिस तरह से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और उनका जो मीडियम होता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, राइट। तो अगर हम स्टार्ट करें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, अगर स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो बच्चों देखिए, मान लेते हैं ये एक सेल है, ये कोई एक सेल है। इस सेल को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। प्रॉपर वे में ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। क्लियर बात? इस सेल को प्रॉपर वे में ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, तो इसको नरिशमेंट चाहिए होगा, प्रॉपर वे में सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए होगा। फिर ये सेल क्या करेगी? मेटाबॉलिज्म करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी, राइट। मेटाबॉलिज्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि यूजफुल होंगे। कुछ बाई प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट भी बनेंगे जिनका बॉडी में कोई या सेल में कोई यूज नहीं होगा, राइट। तो उन सब्सटेंसेस को जो एज ए बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिनको बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी है, लाइक नाइट्रोजनस वेस्टेज, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आप दोनों ही स्थितियों में देखिए, अगर इस सेल को नरिशमेंट और ऑक्सीजन चाहिए, चाहे मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट बने हैं उनको बॉडी से बाहर भी निकालना होगा। दोनों ही कंडीशंस में एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, यहाँ पे भी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, कोई माध्यम होगा, चाहे वो फ्लूइड हो, है ना। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे नरिशमेंट लेना हो या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालना हो, दोनों में ही एक मीडियम की ज़रूरत है। और मोस्टली ये मीडियम क्या होता है? एक फ्लूइड होता है इन कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन ऑर्गेनिज्म। और ये फ्लूइड या तो ब्लड होगा या फिर लिम्फ होगा, या आप कह सकते हो दोनों होंगे, ठीक है। यानी वो इंडिविजुअल जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, उनके अंदर अगर नरिशमेंट लेना हुआ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना हुआ, मिनरल्स लेना है, तो उसके लिए फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी। और ब्लड और लिम्फ ही है जो मेन फ्लूइड है, जो इन सबस्टेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं एज अ मीडियम। क्लियर बात? लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर या सिंपल बॉडी डिज़ाइन ऑर्गेनिज्म की बात कर लें हम लोग स्पंजस की, हम बात कर लें सीलेंट्रेट की, जो कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, सिंपल बॉडी डिज़ाइन। इनके अंदर क्या होता है ना, बॉडी कैविटी के थ्रू, जिनकी जो बॉडी कैविटी होती है इसके थ्रू ऐसे वाटर करंट फ्लो करती है, और इसी वाटर के माध्यम से, मीडियम से, जो भी मिनरल, जो भी ऑक्सीजन या जो भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाने होते हैं या बॉडी से बाहर जाने होते हैं, वो वाटर करंट के थ्रू हो जाता है, सिंपल तरीका, राइट। लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन, लाइक इन ह्यूमन बींग्स, हर एक सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव होना है, उसके लिए नरिशमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगी और प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनाएगी। अब एक जगह से प्रोडक्ट्स बॉडी में दूसरी जगह जाने हैं, वहाँ के लिए भी मीडियम चाहिए, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना है क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, उसके लिए भी एक मीडियम चाहिए। और ये मीडियम कौन फैसिलिटेट कराता है? दैट इज़ फ्लूइड। और ये फ्लूइड बेसिकली क्या होंगे? ब्लड और लिम्फ, राइट। तो इस आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड और लिम्फ के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पेशली स्टार्ट करेंगे ब्लड। आइए अब ब्लड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक्चुअली क्या करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है, सेल्स को भी कनेक्ट करता है। मीन्स ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू और बेसिकली नेचर कैसा है इसका, लिक्विड है। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं आपसे बोलूं ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड एक्चुअली अभी आप इस तरह से नहीं बता पाओगे कि ब्लड कहाँ बन रहा है, क्योंकि ब्लड में कई कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो ब्लड का जो कार्पसल्स वाला रीजन होता है, लाइक WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ये आपके बोन मैरो में बनते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे स्टार्ट किया हमने कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और अगर ब्लड की हम बात करें तो ये 2 कंपोनेंट से बना होता है। इनके 2 कंपोनेंट हैं। एक जो लिक्विड या फ्लूइड होगा, जो मैट्रिक्स के तरीके से काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। एंड सेकेंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बच्चों कार्पसल्स आ जाएंगे। ब्लड कार्पसल्स की बात करें तो आपको पता होगा इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कार्पसल्स, WBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स दैट इज ग्लूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सभी क्या होते हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट हैं। ये फॉर्म्ड एलिमेंट जिस फ्लूइड मैट्रिक्स में फ्लोट कर रहे होते हैं वो होता है प्लाज्मा। क्लियर बात। आइए स्टार्ट करते हैं अब प्लाज्मा के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना % है, भाई ब्लड में क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट भी है, फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज प्लाज्मा भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप मुझे बताइए कि प्लाज्मा का क्या प्रोपोर्शन है टोटल ब्लड में, तो आप बोलोगे टोटल ब्लड का अप्रॉक्सीमेटली 55% प्लाज्मा होता है ऑफ टोटल ब्लड। जितना ब्लड है उसमें 55% प्लाज्मा होता है, फ्लूइड है जिसमें ये ब्लड कार्पसल्स फ्लोट करते रहते हैं। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, इसका जो नेचर होता है विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, स्ट्रॉ कलर, पेल येलो कलर का होता है। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको पता लगी। टोटल ब्लड का 55%, विस्कस इन नेचर, स्ट्रॉ इन कलर। आप अगर प्लाज्मा के कंपोनेंट की बात करें, मीन्स कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा या कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन वाटर का होगा, मैक्सिमम प्रोपोर्शन वाटर का होगा, और वो कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 to 92% जो प्रोपोर्शन है प्लाज्मा का वो क्या है, वाटर है। इसके अलावा 6 to 8% प्रोटीन्स होती हैं, 6 to 8% यहाँ पर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और इसके अलावा कुछ मिनरल भी होते हैं। लाइक अगर हम बात कर लें, सोडियम प्रेजेंट होगा, क्लोराइड प्रेजेंट होगा, पोटेशियम प्रेजेंट होगा, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे, ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होगा। ये मेजर कंपोनेंट हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की अगर हमने बात करी तो 90 to 92% वाटर कंटेंट है, 6 से 8% प्रोटीन है। यानी ब्लड में अगर कहा जाए तो प्रोटीन, जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो प्लाज्मा में होती हैं। फिर यहाँ बात आती है बच्चों कि ब्लड प्रोटीन कौन कौन सी हैं, आइए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ब्लड प्रोटीन्स की बात करें कि जो हमारे पास ब्लड प्रोटीन है वो कौन कौन सी हैं, तो ब्लड प्रोटीन बेसिकली एक है एल्ब्यूमिन, दूसरी है ग्लोब्यूलिन, एंड थर्ड वन इज फाइब्रिन प्रोटीन। ये 3 ब्लड में जो प्रोटीन होती हैं बेसिकली वो कहाँ की कंपोनेंट हैं, वो
प्लाज्मा में पाई जाती हैं। कितनी परसेंटेज है इनका? 6 से 8%, 6 to 8%, राइट। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिन, इनका भी इंडिविजुअल फंक्शन जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और अगर पूछा जाए कि और क्या पाया जा सकता है, आपको पता है कि आपको चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, आफ्टर सम टाइम वो ब्लीडिंग होना रुक जाती है एंड द प्रोसीजर इज नोन एज ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। और उस क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स, फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्चुअली प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं मोस्ट ऑफ द। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं कहां पर? प्लाज्मा में, राइट। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने पढ़ा ब्लड जो कि एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके दो मेन कंपोनेंट हैं, एक जो लिक्विड पोर्शन दैट इज प्लाज्मा, और इसी लिक्विड पोर्शन दैट इज प्लाज्मा में ब्लड कार्पसल्स प्रेजेंट होते हैं, WBC, RBC प्लेटलेट्स। अगर हम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 92% मैक्सिमम क्या पाया जाता है? वाटर। 6 to 8% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कौन कौन सी होगी? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिन, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए बहुत सारे एंजाइम और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सेकेंड वन इज सम मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज 55% ऑफ टोटल ब्लड, राइट। नेचर की बात करें फिजिकली तो ये कैसा होता है? विस्कस नेचर होगा, चिपचिपा होगा, स्ट्रॉ कलर्ड होगा। ये इतनी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई प्लाज्मा के बारे में, राइट। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है ब्लड प्रोटीन्स के बारे में कि कौन कौन सी ब्लड प्रोटीन्स होती हैं, जरा इनके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर ली जाए। चलिए, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और भूल गई। अगर मैं आपसे ऐसा लिख दूं कि ब्लड माइनस ब्लड कार्पसल्स प्लस ब्लड प्रोटीन, यानी ब्लड में से ब्लड कार्पसल्स को निकाल दो आप और ब्लड प्रोटीन को निकाल दो, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो क्या बचेगा? वो बचेगा बच्चों प्लाज्मा, राइट। वो बचेगा प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दें, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो बचेगा सीरम। क्या बचेगा? सीरम। क्लियर बात? तो जो ये प्रोटीन है ना, ब्लड प्रोटीन, मैंने उनका नाम अभी लिखा था। एक का नाम है एल्ब्यूमिन, राइट, एल्ब्यूमिन। इसको इस तरह लिखा जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट होती हैं सीरम में, और सीरम क्या है? प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दो तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो क्या बचा? सीरम। तो इस प्रोटीन का नाम है सीरम एल्ब्यूमिन। जरा इसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस। टिश्यू में ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, जरा इसको समझते हैं। एक्चुअली ये जो सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इसका एक नेचर होता है वाटर होल्डिंग का। ये वाटर को होल्ड करके रखती है, वाटर होल्डिंग नेचर है। एल्ब्यूमिन का, राइट। तो क्या होगा अगर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो जाए? लेट मी ड्रॉ हियर। मान लेते हैं ये एक टिश्यू यहां पर डेवलप किया है हमने। क्लियर बात? यहां से ऐसे ब्लड कैपिलरी गई होगी। ब्लड कैपिलरी से ये एल्ब्यूमिन इस सेल को मिल रही होगी बाय डिफ्यूजन, प्रॉपर वे में, नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस एल्ब्यूमिन ने क्या किया होगा?
इस सेल और या इस टिश्यू के अराउंड जो वाटर कंटेंट है उसको बनाकर रखा होगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी इसका नेचर कैसा है, वाटर होल्डिंग। इन दिस केस कि सीरम एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए इस टिश्यू के आसपास, तो क्या होगा। अच्छा देखो, ये ब्लड कैपिलरी है, अगर मैं इसको एक बॉडी मानूं, है ना, इसको एक बॉडी मानूं, ये टिश्यू, ये ब्लड कैपिलरी, बाकी क्या है, बॉडी कैविटी। अगर मैंने क्या कहा आपसे, एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो सेल में वाटर होल्ड करने की जो क्षमता थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एल्ब्यूमिन के कारण ही ऐसा हो रहा था। तो टिश्यू से जो वाटर है, वाटर कंटेंट वो निकल कर कहाँ आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस पोर्शन इज व्हाट, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। तो अगर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो टिश्यू में वाटर होल्ड करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो टिश्यू से पानी निकलकर बॉडी कैविटी में आ जाएंगे, और इस बॉडी कैविटी में पानी भरने के नाते कुछ स्वेलिंग जैसी कंडीशन आ जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओएडमा। बेसिकली कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर है, मान लीजिए किसी को गाल ब्लैडर कैंसर है, कैंसर का भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जिस पेशेंट को कैंसर मैलिग्नेंट हो जाता है, यानी स्प्रेड होने लगता है, उसके अंदर भी एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से कम होने लगती है, राइट। तो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम होने लगी, मान लीजिए ये पेशेंट है कोई, ये नॉर्मल स्टमक ऐसे दिखाया जा रहा है, मान लीजिए, है ना, तो इनमें एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है अगर ये कैंसर पेशेंट है। मान लीजिए इनके गाल ब्लैडर में यहाँ कैंसर था, तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन के कम होने से यहाँ पर जितनी भी टिश्यूज़ हैं वहाँ से वाटर कंटेंट बाहर निकल कर कहाँ आ जाएगा, बॉडी कैविटी में, और बॉडी कैविटी में पानी भर जाएगा, ऐसे वाटर कंटेंट यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, और इसी को बोलते हैं एसाइटीज़। इसी को क्या बोलते हैं, एसाइटीज़। बॉडी फ्लूइड, बॉडी कैविटी में पानी भर जाना, फ्लूइड भर जाना, वो क्या होता है, एसाइटीज़। एक्चुअली वो एल्ब्यूमिन का डिग्रेडेटेड फॉर्म होता है ना। तो कुल मिला के बात आपको ये समझनी थी कि एल्ब्यूमिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है टिश्यू के। अगर इसी तरीके से ये ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन का क्या बैलेंस होना चाहिए, उसके मेंटेनेंस में काम आता है कौन, एल्ब्यूमिन। क्लियर बात। नेक्स्ट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, दैट इज ग्लोब्यूलिन। और यहाँ पर भी हम सिंपल ग्लोब्यूलिन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सीरम ग्लोब्यूलिन। सीरम ग्लोब्यूलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म में। जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारी कोई सेल है ना, और हमारे अंदर किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, सपोज करिए दिस इज बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया जो कि पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब समझते हैं आप लोग ना, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। मान लेते हैं ये हमारी एक सेल है, इसमें किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया जो कि कैसा है, पैथोजेनिक, जो हमें डिजीज बना सकता है। तो ये हमारी बॉडी में जैसे ही एंट्री करेगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म इसको ट्रीट करेगा कि ये हमारे बॉडी का नहीं है, हमारे बाहर का है। मीन्स नाउ दिस बैक्टीरिया विल बी ट्रीट एज अ फॉरेन पार्टिकल। क्लियर बात। इसको, और जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग बच्चों बोलते क्या है, एंटीजेन। जो हमारी बॉडी के नहीं होते हैं, जो हमारे अंदर बाहर से आ जाते हैं फॉरेन पार्टिकल, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या लगेगा कि कोई बाहर का घुसपैठिया हमारे सेल के अंदर आ गया है, हमें इसे हटाना चाहिए। तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ प्रोटीनीशियस बॉडी बनाता है इस शेप की, वाई शेप की, ये देखिए, क्लियर। और इस प्रोटीनीशियस बॉडी को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी का दूसरा नाम हो गया इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। नाम से क्लियर हो गया ना कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस में, डिफेंस मैकेनिज्म में
एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो फॉरेन पार्टिकल या किसी पैथोजन के इन्फेक्शन को रोकता है या उस एंटीजन को किल करता है। तो ये जो एंटीबॉडी है ये एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्लियर बात? मीन्स डिफेंस मैकेनिज्म में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। जब कोई एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारा आई फॉर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम इसको एज ए फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करता है। किसको? इस एंटीजन को। इसको किल करने के लिए प्रोटीनिशियस बॉडी बनाता है, उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। क्योंकि ये प्रोटीनिशियस है, एंटीबॉडी किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है। तो कौन सी प्रोटीन की बनी होगी? ये बनी होगी एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। दैट्स वाई अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कम रहे हमारी बॉडी में तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वीक हो जाएगा ना। दैट्स वाई वी कैन से दैट सीरम ग्लोब्यूलिन प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। ये तो बात हो गई ग्लोब्यूलिन की। चलिए अब तीसरी प्रोटीन जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। वो है फाइब्रिन। वो है क्या? फाइब्रिन। अगर हम फाइब्रिन की बात करें तो नाम से क्लियर हो रहा है ना, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका फाइब्रिन का, है ना। हमारी बॉडी में नॉर्मल स्टेज में ये इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन इज नोन एज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ये बच्चों एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होती है? मान लीजिए ये आपका टिश्यू है ना, यहां से ऊपर से ऐसे ब्लड वेसल्स गई हैं। ये देखिए ब्लड वेसल्स। क्लियर? इसको टिश्यू जैसा बना देते हैं। रुक जाइए, ये आपकी सेल्स है ना। और ऊपर ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे, आपके हाथ में ऐसे पिन चुभ गई, पिन चुभ गई, तो ये जो कैपिलरी की वॉल है, अब यहाँ पर कैपिलरी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये है ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी की वॉल जो है ये सेल से बनी होती है जिसको हम एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं। कौन सी सेल बच्चों? एंडोथीलियल सेल्स। ये देखिए कैपिलरी है और इसी कैपिलरी को हमने यहाँ पर बड़ा कर दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर पिन चुभ गई थी तो यहाँ से ये डैमेज हो गया। अब यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड, है ना। तो ये ब्लड यहाँ से बाहर निकलने लगता है, जिसको आप क्या कहते हो कि यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ब्लीडिंग क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। आपको प्रोसीजर पता है क्यों बंद होती है? कि यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। यहाँ तक सही है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जो फाइब्रिन प्रोटीन है नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, दैट इज इन फाइब्रिनोजन फॉर्म। क्लियर? चोट लगी, कैपिलरी की वॉल डैमेज हुई और ये डैमेज एक स्टिमुलस के तरीके से काम करता है जो ट्रिगर करता है कि फाइब्रिनोजन अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, दैट इज फाइब्रिन में। इतना सही है? अब देखो अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा करें हम समझने के लिए, कुछ इस तरह का, इस तरीके से होगा। ये देखिए डैमेज टिश्यू है, मान लीजिए ये इतना, ये पूरी ब्लड कैपिलरी है, ऐसे समझिए, है ना। तो यहाँ पर जो डैमेज हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसने ट्रिगर किया कि फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों? फाइब्रिन प्रोटीन में। फाइब्रिन प्रोटीन में। आपको पता है फाइब्रिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है और फाइब्रिनोजन कैसी है? इनएक्टिव फॉर्म है। क्लियर? अब ये फाइब्रिन प्रोटीन फाइबर लाइक होगी, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स भी ऐसे प्रेजेंट होंगे।
प्लेटलेट्स भी ऐसे प्रेजेंट होंगे, ये देखिए ये प्लेटलेट्स भी ऐसे प्रेजेंट हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर प्लेटलेट्स। तो एट द साइट ऑफ इंजरी इन द ब्लड कैपिलरी, ये जो फाइब्रिन प्रोटीन बनती है ना, ये फाइब्रिन प्रोटीन ऐसे प्लेटलेट्स को चारों तरफ से ऐसे बांध लेती है, आप देखो। और ये पूरा हिस्सा, ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज प्लेटलेट्स को और फाइब्रिन को मिला करके, ये पूरा हिस्सा कहाँ चला जाता है? इस डैमेज पोर्शन पे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाएगी और इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोस या क्लॉट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लॉट। क्लॉट मतलब क्या? व्हेन फाइब्रिन गेट अरेंज्ड प्लेटलेट्स इन अ क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पर, जो डैमेज टिश्यू है, ये हिस्सा कौन सा है? ये इतना, यही तो है ना डैमेज टिश्यू। डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू के ऊपर जाकर के अटैच हो जाते हैं, जिससे अब ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है और ये प्रोसीजर कहलाता है ब्लड कोअगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। और ये क्लॉट तब तक रहते हैं जब तक यहाँ पर टिश्यू रीजनरेट नहीं हो जाते। जैसे टिश्यू रीजनरेट हुए, फाइब्रिन अलग हो जाती है, प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ब्लड क्लॉटिंग का आपको लास्ट स्टेप बताया है कि लास्ट स्टेप क्या है? फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके पहले 8, 9, 10 स्टेप और हैं और उनमें बहुत सारे एंजाइम्स और फैक्टर्स लगते हैं, जिनकी बात हमने अभी कुछ देर पहले करी थी कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लिया तो बचा क्या? सीरम बचा। तो बच्चों, ये 3 टाइप की प्रोटीन है जिनका एक जनरल फंक्शन आपको हम लोगों ने डिस्कस किया आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स और उनके फंक्शंस को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।